ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वंस अगेन वी आर हियर टू डिस्कस नेक्स्ट पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो रिलेट करते हैं बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, उनका डिस्कशन स्टार्ट किया था। और उसमें हमने क्या क्या देखा था? सबसे पहले किरचॉफ के लॉ। कितने लॉ थे किरचॉफ के? दो लॉ। पहला था किरचॉफ का करंट लॉ, जिसमें अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जीरो होती थी। उसके बाद हमने देखा था समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो होता था, लेकिन कहां पे? जंक्शन पे। जंक्शन मतलब क्या होता है? जंक्शन मतलब एनी पॉइंट जहां पे करंट स्प्लिट होता है। वहां पे हमने देखा था कि करंट जो टुवर्ड्स द जंक्शन फ्लो होता है उसे पॉजिटिव लेना है, एंड करंट जो अवे फ्रॉम द जंक्शन फ्लो होता है उसे निगेटिव लेना है। इसलिए स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिखने को बोला था कि केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ रिप्रेजेंट्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या रिप्रेजेंट करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट हमने देखा था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का, जिसमें क्या था? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क था। क्या था इलेक्ट्रिकल नेटवर्क? मतलब अरेंजमेंट थी। किसकी अरेंजमेंट? वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की। कैसी अरेंजमेंट? अक्रॉस द सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्टेड इन कॉम्प्लिकेटेड मैनर। ठीक है, और उस तरह से कॉम्प्लिकेटेड मैनर में उनको कनेक्ट करके जो नेटवर्क बनता था उसको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनता बोला जाता था। और उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के क्लोज लूप के लिए ये केवीएल यानी किरचॉफ का वोल्टेज लॉ एप्लीकेबल था। ठीक है, तो केवीएल में क्या देखा था हमने कि समेशन ऑफ आई आर प्लस समेशन ऑफ ई इक्वल टू जीरो। उसके साइन कन्वेंशन के कि करंट की हमारी डायरेक्शन सेम है तो आई आर को निगेटिव लेना है। अगर करंट की हमारी डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको पॉजिटिव लेना है। अगर बैटरी में हम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल ट्रैवल कर रहे हैं तो निगेटिव लेना है, निगेटिव टू पॉजिटिव ट्रैवल कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है। इतनी सिंपल बातें थी। तो केवीएल का यूज करके जब भी हमें करंट फाइंड करना है हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लूप लेने पड़ेंगे। एक बड़ा वाला लूप लेंगे, एक छोटा वाला लूप लेंगे। दोनों लूप से दो इक्वेशंस बनेंगे। दोनों इक्वेशंस में से हम क्या करेंगे? i1 i2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि कल भी एग्जांपल दिया था, आज भी सिमिलर टाइप का एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे इस तरह के रेजिस्टेंस कनेक्ट किए गए हैं एंड यहाँ पे ये सेल कनेक्टेड है। ठीक है, ये प्लस माइनस, इसका ईएमएफ है 2.4 वोल्ट, इसका ईएमएफ है 1.6 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस है R1 इक्वल्स टू 5 ओहम, ये रेजिस्टेंस है R2 इक्वल्स टू 10 ओहम। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल करंट दैट इज I1 प्लस I2 गिवन नेटवर्क में कितना होगा। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। देखते कितने लोगों के आंसर आते। कम ऑन फास्ट। जिनको समझ में नहीं आ रहा है, अगर ऐसे कोई होगा कि मालूम ही नहीं कैसे करते हैं, तो उनके लिए मैं बोर्ड पे सॉल्व करके दे सकता हूं। नम्रता बेटा आपकी अपडेट्स नहीं आ रही है, विशाल भी नहीं, सिद्धेश्वर भी नहीं, संस्कृति है, संगराज है, रेणुका नहीं, प्रशांत नहीं, प्रसाद गावंडे और कईच नहीं, प्रणाली भी नहीं। नहीं, वीडियो के बारे में नहीं पूछा मैंने, रेगुलर स्टडी की अपडेट्स चल रहा है या नहीं चल रहा है। कितने लोगों को फिर से वीडियो क्लियर नहीं है? पुराने जमाने की टीवी दिख रही है? कौन है ऐसे? वीडियो क्लियर है क्या सबको? अरे रिप्लाय करत जा चॅट मध्ये पटपट। सबको क्लियर आहे? रेणुका, संघराज तुझ्याकडे रेंजेस नाही बेटा, बाकी सगळ्यांना क्लियर आहे। जिनका इंडिविजुअल प्रॉब्लम आ रहा है मतलब आपका कवरेज प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके डन। तो देखो, जिनको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है वो सॉल्व करेंगे, जिनको इसमें सॉल्व करने में डिफिकल्टी आ रही है उनके लिए मैं बोर्ड पे कर रहा हूं। जिनको आता है कॉन्फिडेंस से वो बोर्ड पे नहीं देखेंगे, बाकी गरीब लोग, नॉलेज के बारे में गरीब लोग बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। देखो ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिखा, उसको नोमेनक्लेचर बनाना पड़ेगा। क्या होगा नोमेनक्लेचर? ए बी सी डी ई एफ। फर्स्ट स्टेप में नोमेनक्लेचर बन गया। सेकंड स्टेप में करंट की डायरेक्शन डिसाइड होगी। करंट फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, तो ये करंट की डायरेक्शन I1, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन I2, यहाँ पे करंट आके मिल रहा है मतलब I1 प्लस I2, यहाँ पे करंट स्प्लिट हो रहा है तो I1 घरी I2 पण त्याच्या घरी। ठीक है, हो गया।
ये बनने के बाद हमें क्या करना है, दो लूप लेने हैं। एक पहले बड़ा वाला लूप, कौन सा है बड़ा वाला लूप, मतलब ए बी सी डी ई एफ, ए स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम है, मतलब ये क्लोज लूप है। इक्वेशन बनाने के लिए कंडीशन क्या है कि पहले हमारे पाथ में, रास्ते में जितने रेजिस्टेंस लगते हैं वो लिखने पड़ेंगे। ए से लेके बी तक लगा R1, बी से लेके सी तक कोई नहीं है, सी से लेके डी तक कोई नहीं है, डी से एफ भी कोई नहीं है, ई भी कोई नहीं है, आखिरी तक कोई नहीं है, मतलब एक ही रेजिस्टेंस लगा जिसमें से फ्लो होने वाला करंट कौन है, I1। लेकिन बैटरी तो दो दो लगी। पहले हम अप टू ए जा रहे हैं, मतलब ये प्लस होगा प्लस 2.4, एंड ये प्लस टू माइनस जा रहे तो ये माइनस होगा 1.6 इक्वल टू 0। R1 की वैल्यू 5 दी है, मतलब ये बनेगा 5I1 इज इक्वल्स टू 2.4 माइनस 1.6 कितना होगा 2.4 माइनस 1.6 कितना होगा 0.8, और प्लस 0.8 इधर आने के बाद माइनस 0.8, यानी I1 इक्वल्स टू बनेगा माइनस 0.8 अपॉन 5। करंट निगेटिव में आ गया, इसका मतलब हमने करंट की जो बैटरी की जो डायरेक्शन है उनको अल्टरनेट जगह पे प्लेस किया है, तो हमें बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी, तभी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। मतलब ये 1.6 करो, ये 2.4 करो। अब क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब ये माइनस 2.4 प्लस 1.6, मतलब यही आंसर आएगा, लेकिन वो प्लस में आएगा 0.8 अपॉन 5। I1 आ गया। सेम अब ये I2 चाहिए, तो I2 के लिए ये सेकंड छोटा सा लूप ले लो। कौन है लूप में, ए बी ई एफ ई। अब ए टू बी में R1 है, देन बी टू ई में कौन है, R2 है, एंड बाद में कौन है, सेल है, प्लस E1 इक्वल टू 0। अब देखो R1 में से फ्लो होने वाला करंट I1, R2 में से फ्लो होने वाला करंट I1 प्लस I2। अब यहाँ पे इनकी डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे भी डायरेक्शन सेम है, माइनस, तो इसलिए माइनस है। वैल्यू पुट करो, R1 कितना है 5, तो ये बनेगा 5I1 माइनस I1 प्लस I2 इंटू 10 प्लस 1.6 इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5I1 माइनस 10I1 माइनस 10I2 प्लस 1.6 इक्वल टू 0। अब ये माइनस 10I1 प्लस 5I1 मतलब माइनस 5I1 माइनस 10I2 प्लस 1.6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये I1 की वैल्यू जहां पे यहाँ पे आ गई थी उसको पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस 5 इंटू 0.8 अपॉन 5 माइनस 10I2 इज इक्वल्स टू प्लस 1.6, उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस 5 कैंसल, माइनस 0.8 इधर जाएंगे तो ये बनेगा माइनस 10I2 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस 0.8, नहीं मतलब ये 0.8 माइनस ऑफ, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, I2 आएगा 0.08 एम्पियर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 कितना होगा 0.1 देन 6 एम्पियर, एंड टोटल करंट होगा 0.24 एम्पियर। इस तरह से नेटवर्क में करंट फ्लो होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देख लो, चेक कर लो कितने लोगों के आंसर सेम है, कुछ करेक्शन है मेरे आपके, तो बोलो। ठीक है, सर्वेश का आंसर करेक्ट है, बाकी लोग कमन फास्ट, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया था बोर्ड पे देख लो और फिर उसको सॉल्व करने का ट्राई करो आफ्टर लेक्चर, अभी स्क्रीनशॉट ले लो। एंड जिन्होंने सॉल्व किया था एक बार आंसर चेक कर लो, अगर कुछ करेक्शन है बोर्ड पे तो टेल मी, या फिर आपके करेक्शंस कर लो। ओके ठीक है, एक्सलेंट, रेणुका का आंसर करेक्ट आ गया। बाकी लोग सो गए क्या अभी, कहाँ पे, सानिया, संस्कृति, प्रशांत, प्रणव, साइली, आकांक्षा, कृष्णा, प्रणाली, विशाल, नम्रता, इतना टाइम, अवनी, आदित्य, ऋतुजा, पुरी, समजलं का ते नाही विचारलं बेटा, मी तुम्हाला सोडवायला सांगितलं होतं। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो इस तरह से केवीएल को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना।
अगर ये मेथड समझ में आ गई तो एकदम सिंपल है, मेथड में कंफ्यूजन है तो कितना भी दिमाग लगा लो इसका आंसर नहीं आएगा। इसके बाद में हमने देखा था व्हीटस्टोन का नेटवर्क, और व्हीटस्टोन का नेटवर्क की बेसिक कंडीशन थी कि हम व्हीटस्टोन के नेटवर्क का यूज करके अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते थे बाय यूजिंग रिलेशन R1 by R2 इक्वल्स टू R3 by R4 इस तरह से। और जो बेसिक सिंपल लेवल के क्वेश्चन थे वो हमने कल डिस्कस किए थे। अब इसी टाइप का इसी फॉर्मूले का क्वेश्चन है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि अगर 4 रेजिस्टेंसेस are connected in Wheatstone's network as shown in the given diagram, 5, 10, 20 and 4 ओहम। ये Wheatstone's नेटवर्क है, ठीक है। और इसमें हमने ये 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, मतलब अभी अननोन तो कोई नहीं है, जो कोई भी है सब नोन है। लेकिन कंडीशन क्या है, देखो ये सारे नोन तो दिख रहे हैं, लेकिन अभी नेटवर्क बैलेंस्ड है क्या, यस और नो? कमन पास जो डायग्राम में नेटवर्क लिख के दिया है, इज दैट नेटवर्क बैलेंस्ड और नॉट? ये नेटवर्क बैलेंस है क्या? हाँ कृष्णा, शॉर्टकट है बेटा, बट एमसीक्यू डिस्कस करते टाइम मैं बोलने वाला हूँ उसको। प्रणव शॉर्टकट नहीं। सर्किट नेटवर्क बैलेंस्ड है क्या? नहीं है। कैसे चेक करेंगे बैलेंसिंग? ऊपर की इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई मतलब नेटवर्क बैलेंस्ड है। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 5/10 इज इक्वल्स टू 20/4, ये आता है 1/2, ये आता है 5, यानी कि नेटवर्क बैलेंस नहीं है। तो आपको बोला जाता है इस तरह का नेटवर्क है जो बैलेंस नहीं है, तो व्हाट रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ 4 ओहम टू बैलेंस द नेटवर्क। अगर नेटवर्क को बैलेंस करना है, बैलेंस द नेटवर्क, अगर नेटवर्क को बैलेंस करना है तो मुझे 4 ओहम वाले रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करने को बोला है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, जिनको लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है वो सॉल्व करो। एक्सेलेंट प्रणव का आंसर आ गया 36 और ये बन गया। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये कांस्टेंट k बन गया मतलब इक्वेशन बना v इक्वल्स टू k इंटू एल, और इस k को बोला जाता है एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। k को बोला जाता है एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब होता है रेशो ऑफ v टू l, या फिर इसका और एक फॉर्मूला है I इंटू सिग्मा, और इसका एक फॉर्मूला है k इक्वल्स टू आई रो अपॉन ए। देखो 3 फॉर्मूले हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पहला k इक्वल्स टू वी अपॉन एल, दूसरा आई सिग्मा, तीसरा आई रो अपॉन ए। अब यहाँ पे देखो v का मतलब क्या होगा, व्हाट इज मीन बाय v? यहाँ पे जो v लिखा है वो होगी पोटेंशियल डिफरेंस, देन कैपिटल यल होगा, वो बनेगी लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, देन सिग्मा का मतलब होगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये बनेगी सिग्मा। रो का मतलब होगा रेजिस्टिविटी, देन ए का मतलब होगा एरिया, ठीक है। तीनों फॉर्मूले, हर एक टर्म की मीनिंग लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मतलब पोटेंशियोमीटर का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंपलसरी आपके पास ये के की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, के के सिवाय क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है के मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट? रेशो ऑफ potential difference to the length of potentiometer wire denoted by k, given by k equals to v by l और I sigma और I rho by a, ठीक है। फिर से वंस अगेन यहाँ पे लिखता हूं, k के 3 फॉर्मूले हैं, v by l, I sigma, I rho अपॉन a, एंड यहां से पोटेंशियल अपॉन लेंथ है, मतलब इसका ऐसा यूनिट बनेगा वोल्ट पर मीटर। क्या बनेगा? वोल्ट पर मीटर। के बनेगा वोल्ट पर मीटर,
ठीक है, पोटेंशियल अपॉन लेंथ, तो इसका यूनिट हो गया वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस पोटेंशियल डिफरेंस में जब भी हम करंट कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिया जाएगा डेटा इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ। तो हम कंपलसरी आई को कैलकुलेट करने के लिए ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे आया है मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। सिग्मा को कैलकुलेट करना है तो कंपलसरी हम आर अपॉन यल यूज करेंगे। वी को कैलकुलेट करना है तो हम आई इन ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्मूले पुट करेंगे तभी हमारा के का जो आंसर है वो करेक्ट आएगा। अब यहाँ पे जो स्मॉल आर दिख रहा है, ये स्मॉल आर का मतलब क्या है? स्मॉल आर का मतलब हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है स्मॉल आर मतलब? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो अभी देखो ये के को कैलकुलेट करने के लिए मैंने करंट के लिए जो फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया है वो आता कहां से, उसके लिए मैं आगे का पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब बोर्ड पे देखो, कंडीशन क्या होती है, मैं सेल ईएमएफ सेल का कॉम्बिनेशन इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन उसको टाइम है। अभी बस जो पॉइंट में रिक्वायर्ड है उसका डिस्कशन करते हैं कि ईएमएफ का मतलब क्या होता है। ईएमएफ की एक्चुअल फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये है ईएमएफ। लेकिन ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये जो वर्ड है ये डिसाइड हुआ था 18th सेंचुरी में। तब हमने इतनी मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिजिक्स में डेवलपमेंट नहीं की थी। प्रैक्टिकली ये वर्ड 100% गलत है, ये सबको मालूम है। क्योंकि ईएमएफ की डेफिनेशन ऐसी होती है, एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल to an electron to complete one revolution, one चक्कर मतलब सर्कुलर नहीं, इन द सर्किट में एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पे रिवॉल्यूशन की वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं लेना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कोई भी कंडक्टर होता है उसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल पे था उस इलेक्ट्रॉन को इस सर्किट में से घूम के वापस आने के लिए, मतलब एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को बोला जाता है एज ए ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब डिफाइन करते टाइम हम उसको एनर्जी बोल रहे हैं और वर्ड में क्या आ रहा है? फोर्स आ रहा है। तो ईएमएफ को बोला तो जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन वो फोर्स नहीं है। कौन है वो? एनर्जी है। लेकिन ये प्री डिसाइडेड वर्ड है तो हम उसको एज इट इज फॉलो कर रहे हैं। आगे जाके हमें उसको चेंज करना है, देखते हैं कब चेंज कर पाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट बाय द सेल। ये सेल ने, केमिकल सेल ने जो एनर्जी स्पेंड की थी, अब एनर्जी कहां से स्पेंड होगी? आपको सेल की वर्किंग मालूम है, क्या होता है केमिकल सेल में? ऑक्सीडेशन होते हैं, रिडक्शन होते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है? एक जगह पे इलेक्ट्रॉन फ्री होती है, दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं, एंड इस पार्ट में इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं उस कंडक्टिंग सरफेस के साथ जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा ऐसे, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए वो नेगेटिव टर्मिनल बनेगा ऐसे। लेकिन ये नेगेटिव टर्मिनल क्यों बना? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए थे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन को घर वापस जाना है, लेकिन वापस जाने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल सर्किट में उनको कनेक्ट कर देते हैं। तो एक्सटर्नल सर्किट में उस इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे एनर्जी सप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को 2 स्टेप में यूटिलाइज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन यूटिलाइजेस दिस एनर्जी into 2 steps. Number 1, to overcome IR, internal resistance, and number 2, to overcome ER मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r बोला जाता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कैपिटल R बोला जाता है।
यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिल रही है, पहले उनको क्या करना है, सेल के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस था सेल से बाहर जाने के लिए, मतलब ये निगेटिव से निकलना है उसको, मतलब सेल से बाहर आना है, तो उसको बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर ओवरकम करना पड़ेगा। तो ये सेल की एनर्जी इलेक्ट्रॉन पहले क्या करता है, इस स्मॉल आर को ओवरकम करने के लिए यूटिलाइज करता है, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी बचती है फिर हम जो कंपोनेंट यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, लाइट ट्यूब, फैन, जो भी वर्किंग वाला इंस्ट्रूमेंट होगा, उसको ओवरकम करने के लिए रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होती है। जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी था, फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन तो करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके पहले मेटल के सरफेस से फ्री होके जंप करके बाहर आना है, उसके बाद जो एनर्जी बचेगी उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है। सेम वे इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलती है उसको दो स्टेप में यूटिलाइज करनी है, पहले उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस ओवरकम करने के लिए, एंड दूसरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हम ओवरकम करते हैं उसको ओवरकम करने के लिए। अब यहां पे क्या होता है, देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी remains towards electrons after overcoming IR, internal resistance, is called as, उसी को बोला जाएगा एज ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि सेल के पास जो टोटल एनर्जी है ई, सेल क्या करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा पहले टू ओवरकम इंटरनल रेजिस्टेंस एंड देन टू ओवरकम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ओवरकम करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी बची है वो होगी V, ऊपर का इक्वेशन मॉडिफाई करेंगे तो V इक्वल्स टू होता है E माइनस आई इंटू आर, एंड इसीलिए मैंने जब यहाँ पे K इक्वल्स टू आई इंटू सिग्मा लिखा था, तो मैंने बोला था कि जब भी ईएमएफ दिया जाएगा तब आपको I कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल R के साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस भी लेना पड़ेगा। ठीक है, बोर्ड पे जो डेटा दिख रहा है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना ही चाहिए, ये क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, एक एक वर्ड, एक एक स्टेटमेंट ध्यान से देखो, कमन फास्ट, अगर क्लियर हुआ है तो बोलो मुझे, फिर हम प्रोसीड करेंगे। हो गया क्लियर, कमन फास्ट, क्लियर, ओके, डन। चलो, तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, एंड उससे रिलेटेड फॉर्मूले जो है मॉडिफाई करके हमने यहाँ पे लिख दिए है। V इक्वल्स टू हो गया E माइनस आई इंटू आर, V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, E का मतलब है ईएमएफ, I बना इलेक्ट्रिक करंट, स्मॉल r बना रेजिस्टेंस, हो गया। ठीक है, चलो अब पहले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं जिसको हमने पोटेंशियोमीटर बोला था। तो पोटेंशियोमीटर मतलब क्या था, याद करो, पोटेंशियोमीटर मतलब था इट्स अ डिवाइस यूज्ड टू कैलकुलेट अननोन ईएमएफ बाय कंपेयरिंग इट विद नोन ईएमएफ। और कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं, कौन सी वायर, ए बी, जिसकी लेंथ होगी प्रैक्टिकली 8 to 10 मीटर लॉन्ग, जिसको हम रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक पे फिक्स करेंगे, और उसका एंड ए हमेशा से कनेक्टेड होगा टू द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड बी कनेक्टेड होगा टू द नेगेटिव टर्मिनल, एंड ये वर्क करेगा किसके ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के ऊपर। एंड ये प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या बोलेगा कि V प्रोपोर्शनल होती है टू द L, देयरफॉर V बनेगा K इंटू L, K का मतलब होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियोमीटर। अभी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन देखना है। ठीक है, अब एप्लीकेशन मतलब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, सर्किट में यूज कैसे करते हैं। एप्लीकेशन तो एक ही है, अननोन ईएमएफ को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो अननोन ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक को बोला जाता है डायरेक्ट मेथड, और उसी को बोला जाएगा एज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन मेथड। डायरेक्ट मेथड और पैरेलल कॉम्बिनेशन मेथड। अब ये डायरेक्ट मेथड में और पैरेलल कॉम्बिनेशन मेथड में क्या होगा, देखो,
सबसे पहले हमें पोटेंशियोमीटर लेना पड़ेगा, तो ये बन गया आपका पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर आ गया तो पोटेंशियोमीटर के साथ में हमें यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये बन गई बैटरी। ये बैटरी के साथ में प्लग की आएगा, एंड ये प्लग की के साथ में हम क्या करेंगे, ये रियोस्टैट को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये रियोस्टैट, बैटरी, प्लग की, इनकी टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की थी मीटर ब्रिज में, वही है। ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर का एंड ए होगा, ये पोटेंशियोमीटर का एंड बी होगा। अब डायग्राम ध्यान से देखो, क्या है, एक पोटेंशियोमीटर वायर थी, कौन सी वायर, ए बी, जिसको हमने कनेक्ट किया कैसे, सीरीज में, किसके साथ, बैटरी ऑफ ईएमएफ ई के साथ, देन प्लग की के साथ, उसके बाद रियोस्टैट आरएच के साथ। अब ये बैटरी है ऑफ ईएमएफ ई, ये प्लग की है के, ये रियोस्टैट है आरएच, इसको बोला जाता है पोटेंशियोमीटर। तो हम क्या करेंगे कि दो सेल जिनका ईएमएफ हमें कंपेयर करना है, उनको एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, और इनके कनेक्शन से जो भी पॉजिटिव टर्मिनल्स निकल रहे थे उनको ए पे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही लिखा है ए इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऊपर का सेल है जिसका ईएमएफ लिया है E1, नीचे का सेल है जिसका ईएमएफ लिया है E2, इन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और इनका कनेक्शन हमने प्रोवाइड कर दिया टू द ए, हो गया। अब क्या होगा देखो, दूसरा जो निगेटिव टर्मिनल है हम इनको कनेक्ट करेंगे गैलोनोमीटर को, एंड गैलोनोमीटर का अनदर एंड होगा स्लाइडिंग जॉकी को। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखो E1 का मतलब क्या होगा, E1 का मतलब होगा ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल, E2 का मतलब क्या होगा, E2 का मतलब होगा ईएमएफ ऑफ सेकंड सेल। उसके बाद में कैपिटल जी मतलब कौन बनेगा यहाँ पे, गैलोनोमीटर। ठीक है, के डैश का मतलब क्या है, स्लाइडिंग जॉकी। उसके बाद में ई का मतलब क्या है, सोर्स बैटरी, सोर्स बैटरी, या फिर इसको ऐसे भी बोला जाता है ड्राइविंग सेल, जो सर्किट में करंट को ड्राइव करेगा वो हो गया ड्राइविंग सेल। मतलब देखो सर्किट में क्या क्या है, सबसे पहले पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, इसको मीटर ब्रिज की तरह बैटरी के साथ कनेक्ट किया, प्लग की के साथ कनेक्ट किया, रियोस्टैट के साथ कनेक्ट किया। रियोस्टैट का काम वही है, वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। एक्स्ट्रा का क्या आ रहा है, E1 E2, दोनों में से एक सेल का ईएमएफ हमें मालूम होगा, एक मालूम नहीं होगा, कंपेयर करेंगे तो हमें आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो E1 एंड E2 के पॉजिटिव टर्मिनल्स हमने ए को कनेक्ट किए, E1 एंड E2 के नेगेटिव टर्मिनल्स हमने गैलोनोमीटर को कनेक्ट किए, एंड ये गैलोनोमीटर का अनदर एंड हमने स्लाइडिंग जॉकी को कनेक्ट किया है। और स्लाइडिंग जॉकी क्या करेगा, नेटवर्क बैलेंस्ड हुआ कि नहीं ये चेक करेगा। अभी ये हो गया कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्लियर है क्या बोलो, फिर हम वर्किंग पे बढ़ेंगे। चलो कमेंट फास्ट, क्लियर है क्या, चलो कमेंट भी फास्ट, क्लियर है क्या। स्लाइडिंग जॉकी कुछ नहीं, स्लाइडिंग जॉकी मतलब एक वायर है जिसको हाथ में पकड़ के अपन टच कर सकते हैं वेरियस पॉइंट पे। ओके ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो इसके वर्किंग को हम पढ़ने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया, अब वर्किंग स्टार्ट करनी है। कैसे स्टार्ट होगी वर्किंग, वर्किंग स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये बटन चालू करना पड़ेगा, और एक छोटी सी अरेंजमेंट यहाँ पे करेंगे, E1 के बाद भी एक की रखेंगे K1, E2 के बाद भी एक की रखेंगे K2। अब कंडीशन क्या है, हमने ये स्विच ऑन कर दिया, सर्किट में से करंट फ्लो होने लगेगा, और हम क्या करेंगे E1 एंड E2 इनमें से पहले K1 को ऑन करेंगे। अगर K1 ऑन किया तो E2 सर्किट में कनेक्टेड ही नहीं है, सर्किट में कौन कनेक्टेड है, E1 कनेक्टेड है। एंड जब ये E1 कनेक्ट हो गया, हमें क्या करना है, ये स्लाइडिंग जॉकी यानी वायर को A से लेके B तक वेरियस पॉइंट पे टच करना है। एक पॉइंट मिलेगा D, जहां पे गैलोनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब गैलोनोमीटर ने डिफ्लेक्शन जीरो शो किया, इसका मतलब इस सर्किट में उतना ही करंट फ्लो हो रहा है जितना इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, यानी कि नेटवर्क क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब अगर यहाँ पे नेटवर्क बैलेंस्ड है तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर
E1 बनेगा प्रोपोर्शनल टू L1। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे A से लेके पॉइंट D तक की लेंथ मेजर करेंगे, वो लेंथ रहेगी L1। एंड प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर था V प्रोपोर्शनल टू L, यहाँ पे V की जगह पे कौन है, E1 है, तो ये बनेगा E1 प्रोपोर्शनल टू L1। लेकिन E1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कांस्टेंट होता है K, तो ये बनेगा K इंटू L1। लेकिन K मतलब क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसका फॉर्मूला है I इंटू सिग्मा। इसको अगर पुट कर देंगे तो मुझे E1 मिलेगा, E1 इक्वल्स टू I सिग्मा L1। ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेम पार्ट रिपीट करेंगे। अब क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर की ऑफ करनी पड़ेगी, नीचे की ऑन करनी पड़ेगी। उससे सर्किट में E1 नहीं रहेगा, सर्किट में कौन आ गया, E2 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, स्लाइडिंग जॉकी हाथ में पकड़ के वेरियस पॉइंट को टच करेंगे। कब तक, जब तक ये D डैश वाला पॉइंट नहीं मिलता है तब तक। D डैश पे गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो किया, मतलब नेटवर्क बैलेंस्ड हो गया। अगर नेटवर्क बैलेंस्ड हो गया तो फिर से बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर E2 होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। अगर E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 है तो E2 इक्वल्स टू बनेगा K इंटू L2, बट K की वैल्यू होती है I इंटू सिग्मा, यानी E2 की वैल्यू बनेगी I इंटू सिग्मा इंटू L2। हो गया। अब ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, मैं इनके बाजू में स्टार मार्क भी करके दे रहा हूं। इनके ऊपर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। अब एंड में हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा E1 अपॉन E2। LHS में, RHS में क्या होगा, I सिग्मा L1 अपॉन I सिग्मा L2। I सिग्मा सिग्मा कैंसिल होके E1 अपॉन E2 बना इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। हो गया। मैंने पहले ही बोला था E1 या E2 दोनों में से एक नोन है। L1 L2 तो हमने अभी मेजर किए, मतलब 4 में से 3 नोन है, एक अननोन है, हम इजीली EMF कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो स्टेप बाय स्टेप इसके देखो, कोई स्टेप अगर क्लियर नहीं हो रही है तो बोलो, फिर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ऋतुजा को तो क्लियर हो गया, वेरी गुड। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लो, बहुत ज्यादा डीप में इधर कैसे होगा उधर का करंट वैसे क्या, ऐसे मत सोचो इसको। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिवाइस है, इसकी वर्किंग कभी चेंज नहीं होगी, इसके जो फॉर्मूले है वो भी सेम ही रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले E1 इक्वल्स टू I सिग्मा L1, देन E2 इक्वल्स टू I सिग्मा L2, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। E प्रोपोर्शनल टू L कैसे आया, आकांक्षा तू सो रही होती क्या लेक्चर में बेटा। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर लिखा है ना, V प्रोपोर्शनल टू L, बट V का मतलब E होता है, तो यहाँ पे E दिया था इसलिए E प्रोपोर्शनल टू L। क्लियर है क्या आकांक्षा। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये P ऑफ P का मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। चलो बाकी लोग क्लियर है क्या। सर्वेश तुझे एकट्याची स्क्रीन ब्लर है बेटा, इट्स योर प्रॉब्लम, सॉल्व इट। चलो तो ये हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिसमें हमने क्या किया, अननोन ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए एक रिलेशन डिराइव किया। अब देखो सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन में भी हम क्या करेंगे, वही करेंगे, अननोन ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस मेथड को बोला जाता है सम एंड डिफरेंस मेथड। कौन सी मेथड, सम एंड डिफरेंस मेथड। अब ये सम एंड डिफरेंस मेथड को अल्टरनेट वर्ड है सीरीज कॉम्बिनेशन मेथड। मतलब जिस सेल को हम कंपेयर करने वाले हैं उनको अब क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसकी डायग्राम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पे ध्यान दो, अगर क्लियर हो गई तो इक्वेशंस का पार्ट फिर से सेम होगा जो पहले था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन मेथड देखनी है। फिर से पोटेंशियोमीटर तो वही होगा, क्या होगा पोटेंशियोमीटर में, वायर ए बी होगी कनेक्टेड इन सीरीज विथ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई होगा, प्लग की के होगा, या फिर रियोस्टैट RH होगा, ठीक है। तो ये रियोस्टैट हो गया, ये की हो गया, ये ड्राइविंग सेल की बैटरी ई हो गई।
अब कंडीशन क्या है कि दो सेल जिनको हम कंपेयर करने वाले हैं उनको हम एक दूसरे के सीरीज में कनेक्ट करेंगे, लेकिन ये सीरीज कॉम्बिनेशन की अरेंजमेंट ध्यान से देख लो कैसी होती है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसलिए इसको ए पे कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक स्पेशल अरेंजमेंट यूज करने वाले हैं। देखो यहाँ पे ऐसे 4 टर्मिनल्स आ गए। ये पहली बैटरी है, इसका ईएमएफ E1 होगा। ये दूसरी बैटरी है, इसका ईएमएफ E2 होगा। तो दो सेल्स हमारे पास आ गए, एक E1 दूसरा E2। इसके टर्मिनल्स पॉजिटिव निगेटिव, इसके टर्मिनल्स पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन इनको कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक की यूज करते हैं। इनका आउटपुट गैलोमीटर को, गैलोमीटर का दूसरा एंड फिर से स्लाइडिंग जॉकी को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं जो अरेंजमेंट यूज करूंगा वो इस तरह से होगी कि यहाँ पे जो डॉटेड आपको ये लाइंस दिख रही है इसको बोला जाता है टू वे 4 आर्म की। ऐसी की असं बटन जिसको 4 आर्म है। कौन से ये पहले वाला ए, दूसरे वाला बी, तीसरे वाला सी एंड चौथे वाला डी। और इसको हम कनेक्ट करते हैं दो मेथड से, इसलिए बोला गया है टू वे। चलो बोर्ड पे जो डायग्राम दिख रही है वो क्लियर है क्या, देख लो पहले। ए बी सी डी ये 4 आर्म हो गए टू वे के की। टू वे मतलब कैसे कि E1 एंड E2 को कनेक्ट करते टाइम एक बार उनको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, एक बार उनको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। चलो कॉमन फास्ट चेक इट। डायग्राम समझ में आ रही क्या, डायग्राम क्लियर है क्या? ओके क्लियर है। अब देखो जब हम ये सर्किट से वर्किंग को स्टार्ट करेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, देखो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्लोज द ए एंड बी, ये दोनों आर्म क्लोज करने हैं, ठीक है। अब ए कहां पे, यहां पे, बी कहां पे, यहां पे। अब ए एंड बी को क्लोज करने के बाद क्या होगा, मैं फिर से डायग्राम वहां पे ड्रॉ करने वाला हूं, देख लो कि ये E1 का निगेटिव टर्मिनल E2 के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। मतलब ये अरेंजमेंट इस तरह से हो गई। देखो फिर से एक बार, जब मैंने ए को क्लोज किया तो E1 का निगेटिव टर्मिनल E2 के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है कि E1 का निगेटिव टर्मिनल E2 के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो गया। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, देखो E1 का करंट इस डायरेक्शन में, E2 का करंट इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों ईएमएफ का करंट एक डायरेक्शन में फ्लो होगा। इसलिए इस केस में रिजल्टेंट ईएमएफ जो सर्किट में मिलेगा वो रहेगा E1 प्लस E2। यानी कि यहाँ पे ये दोनों सेल एक दूसरे में ऐड होंगे, मतलब एक दूसरे को असिस्ट करेंगे। यानी कि ये हो गया सम वाला पार्ट जब यहाँ पे एडिशन हो रही है। फिर हम क्या करेंगे, बी को भी क्लोज कर रहे हैं, तो कंडीशन क्या है, देखो ये निगेटिव टर्मिनल यहां से आ रहा है, बी में से कनेक्टेड है टू द गैलोमीटर। और गैलोमीटर की स्लाइडिंग जॉकी फिर से हम क्या करेंगे, ए से लेके बी तक वेरियस पॉइंट पे टच करेंगे, हमें पॉइंट पी मिलेगा। पॉइंट पी पे क्या होगा, गैलोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। एंड गैलोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो किया, इसका मतलब नेटवर्क क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। एंड नेटवर्क अगर बैलेंस्ड हो गया तो उसका मतलब क्या होगा, V प्रोपोर्शनल टू L। लेकिन यहाँ पे V का मतलब, पोटेंशियल का मतलब दोनों ईएमएफ की एडिशन है, यानी E1 प्लस E2 है, ये बनेगा प्रोपोर्शनल टू L1। E1 प्लस E2 प्रोपोर्शनल टू L1 बन गया। फिर से वही स्टेप, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे कांस्टेंट लेके आएंगे, तो कांस्टेंट बना K की वैल्यू होती है I इंटू सिग्मा। तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू I इंटू सिग्मा इंटू L1। E1 प्लस E2 इक्वल टू I इंटू सिग्मा इंटू L1। चलो कॉमन फास्ट क्लियर है क्या, देख लो ये। ठीक है, कॉमन फास्ट क्लियर है क्या, E1 प्लस E2 इक्वल्स टू I सिग्मा L1। यस और नो? ऋतुजा क्लियर है क्या, स्नेहा?
ठीक है, संस्कृति को भी क्लियर है, ओके डन। तो अभी मैं क्या करूंगा, सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उसमें और एक छोटी सी अरेंजमेंट करूंगा। और अरेंजमेंट में क्या होने वाला है, देखो कि पहले मैंने जो ए एंड बी को क्लोज किया था, अभी ए एंड बी को ओपन कर देंगे, मतलब यहाँ पे डॉट आएंगे, और ये सी एंड डी जो है इनको मैं कनेक्ट करूंगा। अब ये सी एंड डी को मैंने क्लोज करने से क्या होगा, ठीक है, सी एंड डी को क्लोज करने से क्या होगा, सी एंड डी को क्लोज करने से देखो क्या होगा, E1 का निगेटिव टर्मिनल यहां से जाके E2 के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। मतलब क्या होगा कि इस तरह से एक का निगेटिव टर्मिनल दूसरे के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये कौन है, E1, ये कौन है, E2, प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरह की अरेंजमेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो कि E1 का करंट इधर जाएगा I1, E2 का करंट इधर जाएगा I2, यानी कि दोनों के करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट EMF बनने वाला है वो बनेगा E1 माइनस E2। कितना हो गया रिजल्टेंट EMF, E1 माइनस E2। अभी रिजल्टेंट EMF यहाँ पे E1 माइनस E2 हो गया, बाकी पूरी प्रोसेस हम सेम ही करेंगे। उससे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों EMF एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे डिफरेंस लेना पड़ेगा। इसलिए मेथड में एक बार सम होती है, एक बार डिफरेंस आता है, एक बार असिस्ट करते हैं, एक बार अपोज करते हैं। तो देखो कि रिजल्टेंट EMF बना E1 माइनस E2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर से, बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर E1 माइनस E2 अब होगा प्रोपोर्शनल टू L2। कैसे, फिर से गैलोमीटर की स्लाइडिंग जो आपकी वेरियस पॉइंट पे टच करेंगे, हमें पॉइंट P डैश मिलेगा। जिस पॉइंट पे ये बैलेंस हो रहा है वहां पे क्या होगा, ये हमें इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा, E1 माइनस E2 प्रोपोर्शनल टू L2, यानी कि E1 माइनस E2 बनेगा इक्वल्स टू I सिग्मा L2। E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, I सिग्मा L2। ये बन गया सेकंड इक्वेशन। चलो कॉमन पास, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्लियर है क्या दोनों, एक बार चेक करो, कमेंट में कमेंट फास्ट, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्लियर है, ठीक है, ओके क्लियर है। अब मुझे छोटी सी अरेंजमेंट करनी है, तो मैं यहाँ पे डायग्राम रब कर दे रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, बस ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करूंगा। तो इनके डिवीजन से क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन बनेगा E1 प्लस E2 अपॉन सेकंड इक्वेशन बनेगा E1 माइनस E2। अब देखो E1 प्लस E2 कितना है, I सिग्मा L1, E1 माइनस E2 कितना होगा, I सिग्मा L2। तो यहाँ पे I सिग्मा सिग्मा कैंसिल होके मुझे इक्वेशन मिला E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। अब इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूंगा, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वर्कशीट में इसके ऊपर भी क्वेश्चंस रहेंगे आज, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, एंड इसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट आएगा। मैं इसको लिख दूंगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। तो ये एक्सप्रेशन मुझे कहां से मिला, कम ऑन फास्ट टेल मी। देखते कितने लोग 9-10 स्टडी करके पास हो गए थे। मैंने E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू लिख दिया L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। तो ये आया कहां से, वो आप मुझे बोलेंगे, कमन फास्ट, कौन सी प्रोसेस, कौन सा मैथमेटिकल स्टेप मैंने यहाँ पे यूज किया है। कमन फास्ट, डिवाइड एंड डू, वेरी गुड। मैंने डिवाइड एंड डू यूज नहीं किया है, मैंने यूज किया है कंपोनेंडो एंड डिवाइड एंड डू। क्या होता है कंपोनेंडो एंड डिवाइड एंड डू, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो लेक्चर के बाद सब लोग इसकी प्रैक्टिस करो, और कैसे आता है फिर अपने आप को एक्सप्लेन हो जाएगा, नहीं हुआ तो और एक बार करो, ठीक है। तो ये कंपोनेंडो एंड डिवाइड एंडो करके हमें E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू मिला L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, ठीक है। तो ये हो गए दो एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। हम इस पोटेंशियोमीटर को और एक पर्पस के लिए यूज करते हैं, कौन सा पर्पस, टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस, लेकिन कौन सा,
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल मतलब सेल का खुद का अपना रेजिस्टेंस, एंड ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल आता है बाय यूजिंग स्मॉल r equals to capital R in bracket L1 minus L2 upon L2. By using this expression हम internal resistance of a cell calculate कर सकते हैं। ठीक है, स्टार मार्क करके बस ये फॉर्मूला लिखो। internal resistance of a cell is given by potentiometer, और उसके लिए एक्सप्रेशन क्या है, स्मॉल r equals to capital R in bracket L1 minus L2 upon L2। कैपिटल R का मतलब होगा नोन रेजिस्टेंस, L1 and L2 आर द बैलेंसिंग लेंथ्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बस एक ही डिवाइस डिस्कस किया है, दैट इज पोटेंशियोमीटर। इसलिए आज जो वर्कशीट डीपीपी मिलेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियोमीटर की और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनकी बात होगी। साइमल्टेनियसली इसके बाद के जो डिवाइसेस बचे हैं, गैलोनीमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, टेंजेंट गैलोनीमीटर एंड साइक्लोट्रॉन, ये सारे डिवाइसेस का डिस्कशन हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जो मॉड्यूल है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उस मॉड्यूल में सिर्फ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड लास्ट में गैलोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, ऐसे दो कंसेप्ट एप्लीकेशन छोड़ के बाकी सारे सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स एंड सारे कंसेप्ट एप्लीकेशन आज के आज मुझे कंप्लीट चाहिए। समझ में आ रहा है ना, मैंने 2 पॉइंट छोड़ने को बोला है बस, एक सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का एंड दूसरा गैलोमीटर, वोल्टमीटर एंड एमीटर का। ये 2 पॉइंट छोड़ के जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसके सारे सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स, कल की डीपीपी, आज मैं जो डीपीपी दूंगा वो सारा पार्ट मुझे टिल इवनिंग कंप्लीट चाहिए। ठीक है, तो कल के लेक्चर में जो इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, और वो इंस्ट्रूमेंट के साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो भी कंसेप्चुअल पार्ट होगा वो भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, सो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही होगा। आपको बहुत ज्यादा वर्क करना है आज का आज कंप्लीट करो, क्योंकि कल से जो है थोड़ा सा वर्कलोड और बढ़ेगा। वंस अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा मॉड्यूल करना है, उस मॉड्यूल में से बस कंसेप्ट एप्लीकेशन, जो रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन से थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आप सॉल्व कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं उसमें, लेकिन कुछ लेवल के उसमें डाउट आएगा, उसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में वोल्टमीटर, गैलोमीटर, एमीटर, मतलब लास्ट की कंसेप्ट एप्लीकेशन छोड़ के बाकी पूरा मॉड्यूल मुझे कंप्लीट चाहिए, और उसके साथ में एक डीपीपी दूंगा वो भी कंप्लीट चाहिए मुझे टिल इवनिंग। कम ऑन फास्ट। समझ में आ गया सबको? और भी किसी को डाउट आ रहा है तो व्हाट्सएप में, अगेन आई विल एक्सप्लेन इट ऑन व्हाट्सएप। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू।